नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का पाठ 10, जिसका नाम है पानी की कहानी। पिछले 2 सेशन से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और काफी सारी अच्छी बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ ली, काफी सारी जरूरी बातें हमने इस चैप्टर में पढ़ ली और अभी तक हमने ये समझ लिया कि चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं अपने इस टॉपिक को। जितनी भी चीजें हमने लास्ट सेशन में पढ़ी है एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लेखक द्वारा बताया गया कि किस तरह जब वो आगे बढ़े यानी कि वो गुजर रहे थे तो उन्हें बेर की झाड़ी पर से मोती की सी बूंद एक उनके हाथ पर आकर गिरी और वो बूंद धीरे से फिसल कर फिर उनकी हथेली पर आ गई और उनकी हथेली पर जब आई तो फिर वहां से उसने लेखक को आवाज लगाई, उन्हें बुलाया और फिर वो उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाने लगी कि किस तरह से आज वो उनके हाथ में है, यानी कि अपने जीवन की पूरी कहानी वो सुनाने लगी कि कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुंची। क्योंकि जब उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि तुम बेर के पेड़ पर आई कैसे, तो तब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई और ये बताया कि कैसे वो बेर के पेड़ से उनके हाथ तक पहुंची है। और उसके बाद फिर वो कहती है कि मेरे जीवन की रक्षा करो, यानी कि वो फिर से पानी में नहीं, वो फिर से जमीन पर नहीं गिरना चाहती है, फिर से वो जमीन द्वारा अवशोषित नहीं होना चाहती है। तो वो कहती है कि तुम केवल सूर्य निकलने तक मेरी मदद कर दो, मेरी हेल्प कर दो, मेरी रक्षा कर दो, क्योंकि सूर्य हमें उड़ने की शक्ति देता है। जैसे ही हम सूर्य निकलेगा मैं यहाँ से अपने आप उड़ जाऊंगी। तो ये क्या है, ये वाष्पोत्सर्जन है। आप सभी को पता है कि सूर्य के प्रकाश में पानी में से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो उसने कहा कि तुम मुझे इस तरह से हाथ में रखो और मैं तुम्हें अपने जीवन की, क्योंकि मेरा जीवन जो है बहुत विचित्र है, मेरे जीवन में बहुत विचित्र घटनाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग घटनाएं हैं और ये सारी घटनाएं वो पानी की बूंद जो है वो कहती है कि मैं तुम्हारे सामने शेयर करूंगी, तुम्हें बताऊंगी, तुम बस मेरी रक्षा करो। और वो पूरी कहानी बताने लगती है कि किस तरह से उसका निर्माण हुआ। यानी कि वो बताती है बहुत दिनों पहले उसके जो 2 पुरखे थे, हाइड्रोजन और ओशजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परस्पर क्रिया के बाद ही उसका जन्म हुआ था। तो ये चीजें वो शेयर करती है और बताती है कि कैसे धीरे धीरे हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। हमारी पृथ्वी एक समय पर आग का धधकता हुआ गोला थी और उसके बाद क्या क्या चीजें हुई वो सारी चीजें बताती है। और फिर वो कहती है कि उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता, लेकिन जब उसे होश आया तो वो बर्फ के एक ठोस बर्फ के रूप में वहां पर थी। तो फिर वो कहती है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हमारा जो एक बार ऐसा हुआ कि सदियों तक हम उसी बर्फ के रूप में वहां पर रहे और जब फिर हम धीरे धीरे यानी कि धीरे धीरे हम वहां पर एक तरह से काफी आनंद के साथ हम रह रहे थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि जब हम बैठे हुए थे, तो जब हम बैठे हुए थे अचानक ऐसा लगा कि हमारा जो शरीर है हमें फील हुआ, हमें अनुभव हुआ कि हम थोड़ा सा सरक रहे हैं। यानी कि वो काफी सदियों से बिल्कुल इस तरह से पहाड़ की स्थिति में बिल्कुल जमे हुए थे और वो कह रहे हैं कि एक दिन हम बैठकर हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे, तभी हमें अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि हम सरक रहे हैं, हम खिसक रहे हैं। और फिर धीरे धीरे सबको बहुत ज्यादा डर लगने लगा, सबके मुख से हवाइयां उड़ने लगी कि अब क्या होगा। क्या हुआ
इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब वो कहते हैं कि अब दुख सहन करने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है, यानी कि हम दुख सहन करना नहीं चाहते। लेकिन ये हम फिसल रहे थे, तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बहुत जानकारियाँ, बहुत एक तरह से पता लगाने के बाद वो कहते हैं कि कहती है कि मुझे ज्ञात हुआ, हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से हमारे निचले भाई दबकर पानी हो गए हैं। यानी कि बर्फ बहुत ज्यादा हो गई थी और उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था, जिससे धीरे धीरे जो निचले स्तर पर जो बर्फ थी वो क्या थी, पिघलने लगी थी। और उनके पिघलने से उनका शरीर जो है, यानी कि बर्फ जो है जो ठोस अवस्था में थी, अब वो लिक्विड में चेंज होने लग गई थी। यानी कि उनका शरीर ठोसपन छोड़ चुका था और वह उनके शरीर तरल शरीर पर हम फिसल रहे थे। यानी कि उनका शरीर जो है ठोसपन छोड़ चुका था, तरल हो गया था और उसी पर हम बह रहे थे, उसी पर हम फिसल रहे थे। तो देखिए इस तरह से वो अपनी पूरी कहानी बताती है। आगे की जो कहानी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे, वो देखिए आप। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। अब ये समुद्र में कैसे पहुंची, क्योंकि जब वो बर्फ बनकर पिघली, ठीक है, इस तरह से बर्फ के पहाड़ थे और जब वो निचले स्तर पर जो बर्फ थी वो जब पिघली तो धीरे धीरे वह नदियों के रूप में वहां से निकलने लगे, नदी के रूप में वहां से निकलने लगे। और क्या होता है, नदियां जो है कहाँ जाकर मिलती हैं, नदियां पहाड़ों से निकलती है और पहाड़ों से निकलती हुई वो मैदानी क्षेत्रों में जाती हैं और मैदानी क्षेत्रों से फिर वो समुद्र में मिल जाती हैं। तो बिल्कुल यही हुआ। वो कहती है कि मैं कई दिनों तक समुद्र में फिरती रही, यानी कि वो आई, जल की बूंद जो है वो पानी बनकर नदी में बह चली और उसके बाद वो क्या हुआ, समुद्र में मिल गई और समुद्र में भी वो कई मास तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। एक गर्म धारा आ रही थी पानी की, उससे उनकी भेंट हो गई, क्योंकि समुद्र में अलग अलग जगह से बहुत सारी जो है नदियां आकर मिलती हैं। तो उसी में एक गर्म धारा थी, उससे भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी, क्योंकि ये पहाड़ों की बर्फ पिघल कर आई थी, तो ये बहुत ज्यादा ठंडी नदी थी और कोई गर्म धारा जब आई तो वो कहती है कि हमने उसकी गर्मी जो है सोखनी प्रारंभ कर दी, यानी कि उसको ठंडा करना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप मैं भी पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। और इसके फलस्वरूप ये हुआ कि जब उसकी गर्मी मैंने सोखी तो मैं भी पिघल गई और फिर मैं पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वो वर्णनातीत है, यानी कि उसके वर्णन का अंत नहीं है कि समुद्र में मैंने क्या क्या देखा। फिर मैं समुद्र का भाग हो गई थी। देखिए समुद्र की विशालता का आप सभी को पता है कि समुद्र कितना ज्यादा विशाल होता है, कितनी सारी एक तरह से चीजें समुद्र के अंदर होती हैं, कितने सारे जानवर समुद्र में होते हैं, कितने एनिमल समुद्र में होते हैं, कितनी तरह की फिश समुद्र में होती है। तो वो कहती है कि समुद्र का भाग बनकर, मैं जब समुद्र का भाग बनी तो मैंने जो दृश्य देखा, यानी कि समुद्र के अंदर मैंने जो दृश्य देखा वो वर्णांतित था, यानी कि उसका अंत नहीं हो सकता था, इतना ज्यादा था, उसके वर्णन का अंत कभी नहीं हो सकता था। मैं अभी तक समझती थी कि मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है। यानी कि वो कहती है कि मैं केवल अभी तक ये समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, यानी कि समुद्र में केवल पानी ही पानी है। वो सोचती है कि वो कहती है कि मैं ये सोचती थी कि समुद्र में केवल पानी ही पानी है, लेकिन परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र की चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है।
यानी कि उनको पहले लगता था कि समुद्र में केवल पानी ही पानी है, लेकिन यहाँ तो समुद्र में चहल पहल जो है वो दूसरे ही जीवों की है। अब देखिए, और उनमें निरा नमक भरा हुआ है, यानी कि उस समुद्र में बहुत ज्यादा नमक भरा हुआ है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। वो कहते शुरुआत में शुरू में तो समुद्र का ये खारापन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जी मचलने लगा, मतलब मुझे वहां पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पर धीरे धीरे सब कुछ सहन होता चला गया। यानी कि जब हम कहीं पर पहले पहले नया नया जाते हैं तो हमें वहां पर वहां का वातावरण जो है थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो वहां की जगह थोड़ा अजीब लगती है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हम मैनेज कर लेते हैं, सब कुछ हमारे लिए ठीक हो जाता है। तो वो कहती है कि एक दिन मेरे जी में आया कि समुद्र के ऊपर तो मैं बहुत घूम चुकी हूँ, यानी कि अब वो पानी जो है वो समुद्र के ऊपर ही रहता है ज्यादातर। तो वो कहती है एक दिन मेरे जी में आया, मेरे मन में आया कि समुद्र के ऊपर तो मैं काफी घूम चुकी हूँ, काफी ज्यादा मैं समुद्र के ऊपर घूम चुकी हूँ, अब मुझे भीतर चलकर देखना चाहिए, यानी कि अब मुझे पानी के अंदर जाना चाहिए। अब वो सब कुछ देख चुकी थी कि समुद्र के अंदर क्या क्या है, किस किस चीज की यहाँ पर चहल पहल है। बहुत सारे समुद्री जीव थे उसमें, और समुद्री घासें थी उसमें, एल्गी थे उसमें, शैवाल थे उसमें, बहुत सारी चीजें उसमें थी। और साथ ही पूरा जो समुद्र था वो बहुत ज्यादा खारेपन से भरा हुआ था। तो अब उसने कहा कि मैंने काफी चीजें जो ऊपर ऊपर की है वो तो देख ली है, अब मुझे इसकी गहराई में यानी कि इसके भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे में जाना प्रारंभ कर दिया। वो कहती है कि इस कार्य के लिए अब मैंने गहराई में जाना शुरू कर दिया, गहराई में जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में विचित्र विचित्र जीव देखे। जितनी आप डीप में जाओगे समुद्र के ऊपर तो केवल आपको बड़ी बड़ी मछलियां, बड़ी बड़ी फिश और बहुत सारे जो अलग अलग जीव है वो दिखेंगे, लेकिन आप जितनी ज्यादा समुद्र की गहराई में जाओगे उतना ज्यादा आपको समुद्र जो है विचित्र लगेगा, उतना ज्यादा समुद्र आपको और भी ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला लगेगा। वहां पर बहुत विचित्र विचित्र तरह के जीव आपको देखने को मिलेंगे। वो कहती है कि मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियां, कई कई मन भारी कछुए, यानी कि वहां पर उसने बहुत सारे समुद्री जीव देखे, जिसमें कि धीरे धीरे रेंगने वाले कछुए थे, घोंघे थे, जालीदार मछलियां थी, कई कई टन भारी कछुए थे, हाथों वाली मछलियां थी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे और इन हाथों से वो अपने शिकार को जकड़ लेती थी। तो ये सारे एनिमल उसने उस पानी के अंदर देखे थे। आगे कहती है कि मैं और गहराई की खोज में किनारे से दूर गई, यानी कि मैं और ज्यादा गहराई में, क्योंकि जो समुद्र का बीच का पार्ट होता है वो और ज्यादा गहरा होता है, तो मैं समुद्र में और गहराई में जाने के लिए किनारे से दूर गई। मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी, यानी कि वो कहती है मैंने समुद्र में एक ऐसी वस्तु देखी जिसको देखकर मैं चौंक पड़ी। और अब तक समुद्र में अंधेरा था, यानी कि अब तक समुद्र पूरा अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था, यानी कि जो डीप एकदम नीचे का जो समुद्र है वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता था। और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। वो कहती है कि अब यहाँ पर नीचे बहुत ज्यादा जो है गहराई में क्या था, पूरा अंधेरा था, क्योंकि जो सूर्य की किरणें थी वो ज्यादा गहराई तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो मुझे बल लगाकर देखना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा मेहनत करके देखना पड़ रहा था, जिससे दोनों मेरी आंखें थक चुकी थी। और मैं सोच रही थी कि यहाँ के जीवों को कैसे दिखाई होता देता होगा कि सामने एक ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो जैसे कोई लालटेन लेकर घूम रहा हो। तो वो कहती है मैं ये सोच ही रही थी
कि इतने गहरे पानी में बाकी जीवों को कैसे दिखाई देता होगा। तो तभी मुझे दिखाई दिया सामने एक ऐसा जीव जो ऐसा लग रहा था कि वो लालटेन लेकर घूम रहा है, यानी कि रोशनी लेकर अपने साथ घूम रहा है। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर पर एक प्रकार की चमक निकलती थी, क्योंकि ये समुद्र की गहराई में जहाँ पर अंधेरा होता है ऐसी जगह पर ये रहती थी। इसी कारण उसका शरीर जो है इस तरह से निर्मित हो गया था कि वो ऐसा प्रतीत होती थी जैसे कि वो उस पर जैसे लाइट लगी हो, लालटेन जल रहा हो, जो इस मार्ग से इसे मार्ग दिखलाती थी। यानी कि इसके शरीर से निकलने वाली जो रोशनी थी वही इसको मार्ग दिखाती थी, रास्ता दिखाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी मछलियां, अनजान मछलियां इसके पास आ जाती थी और जब ये भूखी होती तो पेट भर के उनका भोजन करती थी। यानी कि देखिए, संसार में सबके लिए भोजन का निर्माण किया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो भूखा रहेगा। तो इसी की रोशनी देखकर कुछ मछलियां आश्चर्य से इसके पास जाती थी कि आखिर ये क्या चीज है। और इसी रीजन से जो इसको जब भूख लगी होती थी तो ये उन्हीं मछलियों का शिकार करके उनको खा जाती थी, अपनी भूख मिटा लेती थी। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं विचित्र है, यानी कि बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है, बहुत ज्यादा विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा वहां भी जंगल है। अब वो कहती जब मैं बिल्कुल डीप समुद्र की जो तह है उस पर पहुंची तो वो कहती है वहां पर एक जंगल है। कैसा जंगल? छोटे ठिगने, मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत वहां पर उगे हैं। यानी कि समुद्र की तह में बिल्कुल नीचे बहुत ज्यादा छोटे ठिगने पेड़ थे और मोटे पत्ते वाले पेड़ थे और वहां पर पहाड़ियां भी थी, घाटियां भी थी और इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते थे। और ये जो समुद्र के नीचे का बिल्कुल एक तरह से उसने नजारा बताया जिसपे बहुत सारी पहाड़ियां थी। इस तरह से ऊंचे नीचे जो है पहाड़ियां थी, उन पर पेड़ भी उगे हुए थे, उनके अंदर गुफाएं भी थी जहां पर अलग अलग तरह की जीव रहते थे, बहुत अलग अलग टाइप के जीव रहते थे जो निपट अंधे तथा महा आलसी थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गहराई में रहते थे जहां पर सूर्य की प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंचता था। तो वो निपट अंधे थे और बहुत ही ज्यादा आलसी थे, यानी कि वो हमेशा वहां पर सिर्फ पड़े रहते थे। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। अब पानी जो है वो कहानी बता रहा है कि इन सभी चीजों को देखने में भी मुझे बहुत वर्ष लगे। ऐसा नहीं कि ये मेरे 1-2 दिन की ट्रिप थी कि मैं घूम कर आ गई और फिर दूसरी जगह चली गई। ये सब चीजें करने में भी, यानी कि समुद्र के अंदर भी मैं कई वर्षों तक रही, बहुत ज्यादा टाइम तक रही और जी में आया कि ऊपर लौट चलें। जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह तो असंभव है। यानी कि वो कहती है कि जी मेरे को लगा कि मुझे ऊपर वापस जाना चाहिए, लेकिन अब उसको लगा कि ये असंभव है, अब मैं वापस ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि पानी की जो ये मोटी परत थी, पानी की जो ये ऊपर मोटी तह थी, ये करीब 3 मील की थी। यानी कि 3 मील, बहुत ही ज्यादा मोटी ये परत थी पानी की। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। अब वो कहती कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अब वापस ऊपर नहीं आ सकती थी, बहुत ज्यादा गहराई में मैं चली गई थी। तो अब मैंने सोचा कि मुझे भूमि पर धंसकर अपनी जान बचानी चाहिए, यानी कि उसी भूमि में मुझे अंदर धंस जाना चाहिए। और यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, यानी कि भूमि में धंस जाना पानी की बूंद के लिए कोई नई बात नहीं थी।
क्योंकि भूमि भी पानी को बहुत जल्दी से अवशोषित कर लेती है। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता चला जाता है। और समुद्र का जल जो है, क्योंकि देखिए पहाड़ों से तो नदी पानी आ ही रहा है लगातार, अब ये पानी कहाँ जाता है, कुछ वाष्प बनकर उड़ जाता है, कुछ नीचे जमीन में धंस जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे चट्टान में घुस गई, यानी कि मैं भी अपने दूसरे भाइयों के पीछे एक चट्टान के अंदर घुस गई। कई वर्षों तक कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान पर निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर तब हम लोगों ने सोचा, यानी कि वो कहती है कि उसके बाद, यानी कि अब मैं अपने भाइयों के साथ जो है चट्टान में घुसी और कई वर्षों तक कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान पर चले गए और स्थान पर इकट्ठा होकर अब हम सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। ठीक है, तो कुछ ही सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था। अब कुछ जो थे उनकी सहमति में वहीं पर पड़े रहना ठीक था, कोई और दूसरा चारा नहीं था वहां पर पड़े रहने के अलावा। तो परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। उसने कहा कि हम में कुछ उत्साही युवा भी थे जो कुछ अलग हटकर करना चाहते थे, कुछ और अपने जीवन में नया विचित्र करना चाहते थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे। जो बाकी कण थे पानी के, जो बाकी बूंदे थी पानी की, जो बाकी भाग था पानी का, कुछ ने कहा कि हमें यहीं पे रहना चाहिए, कुछ ने कहा नहीं, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। उसने कहा हम खोज करेंगे और पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर हम देखेंगे कि आखिर अंदर क्या छिपा हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पर वो कहते हैं कि फिर हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े। तो देखिए नदी जो है पहाड़ों से बिल्कुल इसी तरह से निकलती है और फिर वो धीरे धीरे जो है कहाँ, समुद्र में मिल जाती है। तो वो कहती है कि अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम ही नहीं था, यानी कि वहां पर कोई ठोस वस्तु ही नहीं थी। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। क्या कौन सी जगह थी ये? गैस कीजिए, कौन सी जगह थी ये जहां पर बिल्कुल भी ठोस वस्तु नहीं थी, बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली हो रखी थी और अलग अलग तरह की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली थी। कौन सी जगह है ये? कहाँ पर होता है ये सब कुछ? आप सभी ने सुना है, आप सभी ने नाम सुना है, कौन सी जमीन थी ये? चलिए फटाफट बताइए, हैंड रेज कीजिए। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इस जगह को? इस जगह को कहते हैं ज्वालामुखी। जहां पर ज्वालामुखी होता है, आपने देखा होगा ज्वालामुखी के पहाड़ कैसे होते हैं, बिल्कुल लाल पीले हुए रहते हैं, गर्म होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और वहां से धातुएं निकल रही होती है, बिल्कुल बहती है वो। और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो चारों तरफ क्या होता है, धातुएं निकलती है वहां से। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। वो कहती है कि इसी स्थान पर जहां पर ज्वालामुखी था उसी के आसपास अब वो पहुंच गई थी और वो कहती है कि यहाँ पर एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे आगे बढ़ते जा रहे थे, यानी कि उनको लगा कि उन्होंने एक नई खोज कर दी है, तो वहां से वो अब आगे बढ़े। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था, टेम्परेचर बहुत हाई था। कौन सी जगह पर? जहां पर ज्वालामुखी फटता है, टेम्परेचर बहुत हाई था, क्योंकि उन्हें दूर से वो सारी चीजें दिखाई दी और जब वो एक्साइटेड होकर उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा हाई है। यह हमारे लिए असह्य था। अब वो कहती है कि यह हमारे लिए
असह्य था और हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर हद्रजन और ओशजन में विभाजित हो गया। यानी कि अब धीरे धीरे जो है जब वो आगे बढ़े, उनके जो सबसे आगे से जो जा रहे थे वो क्या हुआ, उनका शरीर जब गर्म, देखिए पानी को जब हम गर्म तवे पर डालते हैं तो आपने देखा होगा एकदम से पानी की बूंद बहुत तेजी से कांपती है और एकदम से भाप बनकर उड़ जाता है पानी। तो बिल्कुल सेम यहीं पर, यहाँ पर भी यही हुआ। वहां की जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा गर्म थी और ये जो पानी वहां पर पहुंचा, तो जब ये पानी वहां पर गया तो इसके जो आगे का पार्ट था, यानी कि शुरुआत में जब पानी वहां पर टच हुआ तो वो बहुत तेजी से कांपा और फटाक से वो भाप बनकर उड़ गया। यानी कि उसने कहा कि अचानक एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर तापक्रम बहुत ऊंचा था और हमारे लिए असह्य था, यानी कि हम उसको सहन नहीं कर पा रहे थे। और हमारे अगवा जो यानी कि हमारे आगे से जो चल रहे थे वो कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओसजन और हद्रजन में विभाजित हो गया। यानी कि मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, एक अणु मिलकर क्या बनाते हैं, H2O यानी कि जल बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये अपने फिर से ये सेपरेट हो गए, यानी कि गैस ये बन गए। ठीक है, ये विभाजित हो गए और इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। अब वो पानी की बूंद कहती है कि जैसे ही ये दुर्घटना हुई इससे मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक ओर भाग निकली, यानी कि मैं अपने कुछ और साथियों के साथ एक और यानी कि अलग दूसरी तरफ में भाग निकली। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था, यानी कि एक तरह से जहां पर जो प्लेट्स थी, पृथ्वी की जो प्लेट्स थी जो लगातार मूवमेंट करती है, हिलती रहती है, यानी कि लगातार जो पृथ्वी का गर्भ है वो हिल रहा था। और तभी एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ और हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले थे, यानी कि अब वो भी भाप बनकर बाहर उड़ गए थे, क्योंकि वहां पर अंदर बहुत तेजी से क्रियाएं हो रही थी और बिल्कुल अचानक से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और उनको तुरंत बाहर फेंक दिया गया। और वो कहती है इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े, यानी कि ये जो दुर्घटना अचानक हुई इससे हम चौंक पड़े। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है, यानी कि जब उन्होंने वापस भाप बनकर जब वो उड़ रहे थे तो उन्होंने वापस जब नीचे देखा तो पृथ्वी फटी हुई थी। आपने ज्वालामुखी विस्फोट की कई तस्वीरें देखी होंगी जिसमें क्या होता है, पहाड़ जैसी आकृति होती है और वो बहुत तेजी से ऊपर ऊपर की तरफ को फट जाती है और फिर वहां से लार्वा निकलता है। ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं, लपटें निकल रही है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था, बहुत ही सुंदर था। इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी, यानी कि मैं इसको बार बार देखने लगी। मैं समझ गया था तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। अब जो लेखक है उन्होंने पानी की बूंद से कहा कि मैं समझ गया कि तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। तो फिर पानी की बूंद ने कहा, हाँ तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो, कि जो मनुष्य है उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला, क्योंकि भाप के रूप में वो ऊपर चला गया था पानी की बूंद। तो कहते फिर से हमें वहां पर भाप के रूप में एक बहुत बड़ा दल मिला और हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। गरज कर आपस में मिले, तो जब बादल आपस में टकराते हैं तो जोर की क्या होती है, गर्जन होती है। पुरानी सहेली आंधी से भी हमें यह दर्शन, आंधी के भी हमें यहाँ पर दर्शन हुए, यानी कि जो काफी समय पहले सारा दृश्य था आज वो फिर से रिपीट हो रहा था। और हम लोग पीठ पर लादे, कभी वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती
तो कभी उधर। कौन? आंधी। आंधी उनको पीठ पर, आपने देखा होगा आकाश में बादल कितनी तेजी से उड़ते हैं, वही है। वो कहती कि वो हमें पीठ पर ला दे, कभी इधर ले जाती तो कभी इधर ले जाती। वह दिन बड़े आनंद के थे, हम आकाश में स्वच्छंद किलोल करते फिरते थे। बहुत से भाप के जलकण मिलने के कारण हम अब धीरे धीरे भारी हो गए और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। यानी कि इसी तरह से जब भाप इकट्ठी होती गई तो बादल बहुत ज्यादा हैवी हो गया, बहुत ज्यादा भारी हो गया और फिर वो बूंद बूंद करके वर्षा के रूप में पुनः धरती पर आ गई। वो कहती है कि मैं एक पहाड़ पर गिरी, यानी कि वर्षा हुई तो मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली होकर एक ओर बह चली। जब पहाड़ पर बारिश होती है, आपने देखा होगा पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो नदी नालों में पानी बहुत जल्दी तेजी से आ जाता है और वो पानी कैसा होता है? बहुत ही मटमैला होता है, बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। एक तो जो आसमान में धूल के कण होते हैं वो उनमें मिल जाते हैं और दूसरा जब वो पहाड़ पर तेजी से गिरती है टप 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 टप, तो पहाड़ से मिट्टी जो है खुद कर मिट्टी जो है निकल कर उसमें बह जाती है। तो इसीलिए पहाड़ों पर जब वर्षा ऋतु होती है तो नदियों का पानी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मटमैला होता है। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदे और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भुलाया नहीं जा सकता। आपने देखा होगा कि जो मैदानी क्षेत्रों की नदियां होती है उनमें कभी भी शोर नहीं होता, लेकिन पहाड़ों की नदियों का शोर आप सुन सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब आप जाएंगे कभी पहाड़ों पर तो आपको बिल्कुल नदी का कोलाहल साफ सुनाई देगा। काफी दूर भी आपको ये आवाज सुनाई देती है क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं पहाड़ों पर नदियों में और नदी जब पानी उन पर पड़ता है तो फिर वो बहुत तेजी से गिरता है और गिरते 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 किलकारियां मारते हुए वो आगे बढ़ता है। तो वो कहती है हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर से कूदे और नीचे चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। ये रेत कैसे बनती है? तो ये रेत कैसे बनती है ये भी मैंने आपको बताया था कि जब पहाड़ों पर आपने देखा होगा मैदानों के जो नदियां होती हैं मैदानी क्षेत्रों की, उन पर इतने से ज्यादा बड़े पत्थर नहीं होते। जो बड़ा पत्थर होगा या तो इतना बड़ा या इतना बड़ा होगा, लेकिन पहाड़ों की जो नदियां होती है वहां पर बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, विशाल काय पत्थर होते हैं। और जितने ज्यादा नदी जो है समुद्र की तरफ आगे बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा ये पत्थरों का आकार और ज्यादा छोटा होता जाता है। और दूसरी बात कि ये आगे चलकर यानी कि समुद्र तक पहुंचते पहुंचते ये रेत में बदल जाता है। तो आपने देखा होगा समुद्र के किनारे कभी भी पत्थर नहीं होते, हमेशा रेत के कण होते हैं। और पत्थरों का आकार आपने देखा है कि नदियों में कभी भी आपको नुकीले पत्थर नहीं मिलेंगे, वो पत्थर हमेशा गोल रहते हैं क्योंकि पानी से पानी गिर गिर कर उनको खंड खंड कर देता है, तोड़ देता है और उनको शेप में ले आता है। यह जो तुमने इतनी रेत देखते हो तो पत्थरों को हमने चबा चबा कर ही हम बनाते हैं। जो तुम इतनी रेत देख रहे हो तो हम ये पत्थरों को चबा चबा कर ही बनाते हैं। जिस समय हम अपनी मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु भी हमारा प्रहार सहन नहीं करती। यानी कि जिस समय हम अपनी मौज में बहते हैं, आपने देखा होगा कि जब नदी आ जाती है तो वो कुछ नहीं देखती कि मेरे सामने क्या है, वो सब कुछ बहा कर ले जाती है। अपने विजयों से उन्मत्त होकर हम इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसीलिए मैं एक छोटी धारा में बह गई। वो कहती है कि मेरी इच्छा थी कि मैं समतल भूमि देखूं, मैदान देखूं, तो मैं इसीलिए एक छोटी सी जो नदी थी, धारा थी, उसमें बह चली। सरिता के वे दिवस बड़े ही मजे के थे। नदी का पर्यायवाची होता है सरिता। जब वो नदी में बह रही थी तो सरिता के वे दिन बड़े ही मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते तो कभी पेड़ों को खोखला करके उन्हें गिरा देते। बहते बहते एक दिन एक नगर के पास पहुंची और मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची सी मीनार से कुछ काली काली हवा निकल रही है। क्या है वो काली काली हवा?
एक नदी के एक क्या कहा यहाँ पर, एक नगर के पास जब वो पहुंची तो ऊंची मीनार से काली काली हवा बह रही है, हवा निकल रही है। तो जितने भी हमारे औद्योगिक कारखाने होते हैं उन सभी से ये काला धुआं निकलता है। और देखिए उसके लिए भी यहाँ पर क्या कहा है कि मैं उत्सुकता से उसे देखने लगी कि देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। वो कहती है मैं उत्सुकता बस उसको देखने के लिए आगे क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को मैंने न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई, क्योंकि वो क्या था, एक कारखाना था तो उसके लिए जल की आवश्यकता थी। तो नदी से सीधे पाइप कनेक्ट किया गया था। तो जैसे ही वो कहती है मैं उसके पास से गुजरी तो एक मोटे पाइप द्वारा अपने साथियों के साथ खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल में घूमती रही। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकलकर भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। वो कहती है कि मैं हमेशा भागने की चेष्टा में लगी रहती थी, मुझे उस नल के अंदर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन मैं ऐसी जगह पर पहुंची जहां पर नल थोड़ा सा टूटा हुआ था। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर हर दूसरे एक तरह से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जगह जगह नल जो है बीच बीच में टूटे रहते हैं और पानी बिखरा होता है चारों तरफ। तो मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पास पहुंची और वहीं रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा हाँ, अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। और वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। तो देखिए कितना सुंदर हमारा ये चैप्टर था, कितना प्यारा ये चैप्टर था। एक छोटी सी ओस की बूंद ने हमें पूरे एक तरह से हर एक विषय का ज्ञान यहाँ पर करा दिया। आप विज्ञान से रिलेटेड यानी कि समुद्र की सारी जानकारी, आपको ज्वालामुखी की सारी जानकारी, आपको पृथ्वी के निर्माण की सारी जानकारी, आपको पेड़ पौधों द्वारा किस तरह से जल का अवशोषण किया जाता है, खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर एक छोटी सी जल के बूंद ने दे दी। तो इस तरह से हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इसको हम नेक्स्ट सेशन में एक बार सार के रूप में पढ़ेंगे और साथ ही इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। चैप्टर को घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।